अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ बजटिंग का एक पास्ट पेपर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आईकैप का। और ये एक कैश बजट का सवाल है। इस पर आपको मंथ वाइज कैश बजट बनाना है। 10 मार्क्स का सवाल, अच्छा सवाल प्रैक्टिस के लिए और कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए बड़ा अच्छा सवाल। तो इस सवाल को ज़रा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है और फिर हम जो है वो हमारी इससे जो है वो एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि आखिर हमें कैश बजट जो है वो किस तरह से बनाना है। देखिए सवाल कहता है जिंक लिमिटेड जेड इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग बिजनेस। फॉलोइंग डेटा हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ZL's बिजनेस प्लान फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2012। साल 2012 का कंपनी का प्लान है। एक्चुअल आपके पास जनवरी और फरवरी की सेल्स दी हुई है और मार्च अप्रैल मई जून की फोरकास्ट सेल्स दी हुई है। Following information is also available. Number one, cash sale is 20% of the total sales. Cash sales जो है वो total sales का 20% है. ZL earns a gross profit of 25% of sales and uniformly maintains stocks at 80% of the projected sales of the following month. कंपनी 25% का जीपी मार्जिन अर्न करती है और कंपनी अगले महीने के जितने यूनिट्स या सेल्स करनी होती है उसके 80% की स्टॉक की वैल्यू मेंटेन करती है। 60% ऑफ द डेटर्स आर कलेक्टेड इन द फर्स्ट मंथ सब्सिक्वेंट टू सेल, वेयर इज द रिमेनिंग डेटर्स आर कलेक्टेड इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग सेल। 60% जो डेटर्स होते हैं वो सेल्स के एक महीने बाद पेमेंट कर देते हैं, जबकि बाकी डेटर्स सेल्स के 2 महीने बाद पेमेंट करते हैं। 80% of the customers deduct income tax at 3.5% at the time of payment. 80% कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो जब पेमेंट करते हैं तो 3.5% टैक्स की डिडक्शन करते हैं। और ये जो टैक्स की डिडक्शन हो रही होती है ये किसी भी मुल्क के टैक्स के कानून के हिसाब से हो रही होती है। और ये जब आप कुछ टैक्स में डिटेल में जाओगे और टैक्स का पेपर डिटेल में पढ़ोगे तो आप ये डिस्कस करोगे या ये पढ़ोगे कि ये क्यों और किस हिसाब से डिडक्शन हुई है। इसका ये मतलब होता है कि आपने किसी को 100 रुपये पे करने हैं तो आप 100 नहीं करोगे बल्कि आप 96.5 पे करोगे और 3.5 रुपये का टैक्स डिडक्ट करोगे। वो टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि भाई जो कस्टमर्स होंगे 80% कस्टमर्स 3.5% टैक्स डिडक्ट करते हैं। In January 2012, ZL paid rupees 2 million as 25% advance against purchase of packing machinery. कंपनी ने जनवरी के महीने में 2 मिलियन रुपए पे किया जो कि एक मशीन की परचेज के लिए 25% का एडवांस था। द मशीनरी वॉज डिलीवर्ड एंड इंस्टॉल इन फैब। मशीन फैब में इंस्टॉल हुई एंड वॉज टू बी ऑपरेटेड ऑन टेस्ट रन फॉर 2 मंथ्स और 2 महीने के लिए टेस्ट रन पर ऑपरेट करेगी। 50% of the purchase price was agreed to be paid in the month following installation and the remaining amount at the end of test run. परचेज प्राइस का 50% जो है वो एग्री हुआ है कि पे होगा इंस्टॉलेशन के बाद वाले महीने में एंड रिमेनिंग अमाउंट टेस्ट रन के आखिर में। क्रेडिटर्स आर पेड 1 month आफ्टर परचेजेस। Administrative and selling expenses are estimated at 16 and 24% of the sales respectively and are paid in the month in which they are incurred. ZL had cash and bank balance of rupees 100 million as at 29 Feb. Prepare a month-wise cash budget for the quarter ending 31st of May 2012. आपने कैश बजट बनाना है उस क्वार्टर का जो क्वार्टर एंड होगा 31 मई 2012 वाले दिन। और क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, यानी कि आपने जो बजट बनाना है वो है फॉर मार्च अप्रैल एंड मई। मार्च अप्रैल एंड मई, ये 3 महीने हैं जिसका आपने बजट बनाना है। तो सवाल हमने अच्छे से डिस्कस किया। अब मैं कैश बजट का आप लोगों को फॉर्मेट सिखा चुका हूँ। रिसिप्ट्स आती है, उसमें से पेमेंट्स माइनस होती हैं, फिर नेट रिसिप्ट्स या पेमेंट्स में ओपनिंग बैलेंस ऐड होता है और फिर क्लोजिंग बैलेंस पे आते हैं और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो अगले बार का ओपनिंग होता है। लेकिन हम इस सवाल में सबसे पहले हम सेल्स की वर्किंग करते हैं कि सेल्स से हमें कितना पैसा आएगा। यानी कि ये एक वर्किंग नोट है, ये मेन बजट नहीं है। मैं एक वर्किंग करता हूँ और ये देखता हूँ कि यार सेल्स जो है ना, सेल्स किसी भी महीने में जो सेल्स कर रहा हूँ उस सेल्स से मुझे कितना पैसा रिसीव होगा, चीज़ें बेचने से मुझे नेट कितना पैसा रिसीव होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम एक्सेल में काम कर रहे हैं, चीज़ें लिंक कर सकते हैं। तो हम ये करते हैं कि हम पहले तो सवाल का डेटा लिख लेते हैं। देखें जनवरी, जैन, फेब, मार्च,
अप्रैल, मई और जून, ये रेलेवेंट मंथ्स की इंफॉर्मेशन मुझे दी हुई है। बोला गया कि जनवरी में 85,000 की सेल्स है, फिर फेब में 95,000 की सेल्स है, मार्च में 55,000 की सेल्स है, अप्रैल में 60,000 की सेल्स है, मई में 65,000 की सेल्स है और जून में 75,000 की सेल्स है। ये इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइडेड है, ठीक है। अच्छा जी, सही है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी हुई है, जो मैंने आप लोगों के सामने जो है वो लिख दी। अच्छा, अब देखिए सेल्स में जो है ना, एक तो है आपकी कैश सेल्स, कैश सेल्स। अच्छा, हमें बजट कौन से महीनों का बनाना है? हमें बजट बनाना है मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीनों का बजट बनाना है, मार्च, अप्रैल और मई। तो मार्च में अगर मैंने 55,000 रुपये की सेल्स करी है, सवाल की पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कैश सेल्स इज 20% ऑफ द टोटल सेल्स। इसका 20% जो है ना वो मेरी कैश सेल्स होगी, यानी कि 55,000 का 20% पैसा उस ही वक्त मुझे मिल जाएगा। 55,000 का 20% पैसा मुझे उस ही वक्त मिल जाएगा। कैश सेल्स इज 20% ऑफ द टोटल सेल्स, तो 55,000 का 20% इज 11,000, ठीक है ना। ये 20% ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है ना, 20% ऑफ टोटल सेल्स। अच्छा, इसी तरह से अप्रैल में अगर 60,000 की सेल्स है तो उसका 20% उसी वक्त मिल जाएगा। मई में अगर 65,000 की सेल्स है तो उसका 20% उसी वक्त मिल जाएगा। तो 11,000, 12,000 और 13,000। फिर आ जाते हैं हम डेटर्स पर। डेटर्स जो हैं वो 80% है, किसी भी महीने के जो डेटर्स हैं वो 80% है, ठीक है। और उनसे जो पैसा मिलेगा ना वो किस तरह से मिलेगा, अब ज़रा देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कैश सेल्स इज़ 20% ऑफ द टोटल सेल्स, ठीक है। कैश सेल्स का पैसा उसी वक्त मिलता है, यानी कि मार्च की सेल्स का 20%, अप्रैल की सेल्स का 20%, मई की सेल्स का 20%। ZL earns a gross profit of 25% ऑफ सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट शायद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए और परचेजेस के लिए काम आ रहा हो। एंड यूनिफॉर्मली मेंटेन्स स्टॉक एट 80% ऑफ द प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर द फॉलोइंग मंथ ऑफ द फॉलोइंग मंथ, इसका भी कुछ नहीं लेन देन। ये बुलेट नंबर 2 है 60% ऑफ द डेटर्स, 60% ऑफ द डेटर्स are collected in the first month subsequent to sale, whereas the remaining debtors are collected in the second month following the sales. अब देखिए ज़रा क्या करना क्या है कि देखिए कैश सेल्स के लिए तो आपने क्या किया, टोटल सेल्स का 20% ले लिया, 20% ऑफ टोटल सेल्स ले लिया, ठीक है ना। डेटर्स के लिए आपको क्या करना होगा, आपने जो है ना वो सेल्स की वैल्यू का आप पहले 80% लोगे तो क्रेडिट सेल्स आएगी। बिकॉज सवाल में लिखा हुआ है कि जो टोटल सेल्स होती है उसमें से 20% कैश सेल्स होती है, 80% क्रेडिट सेल्स होती है। तो जब मैं सेल्स का 80% लूँगा तो सेल्स का 80% मेरी क्रेडिट सेल्स आएगी। एग्रीड, सेल्स का 80% मेरी क्रेडिट सेल्स आएगी। और इसने कहा था 60% ऑफ द डेटर्स आर कलेक्टेड इन द फर्स्ट मंथ सब्सिक्वेंट टू सेल। जब मैं सेल्स का 80% लूँगा ना, जब मैं टोटल सेल्स का 80% लूँगा, देखिए टोटल सेल्स का 20% कैश सेल्स है तो टोटल सेल्स का 80% क्रेडिट सेल्स है। तो ये डेटर्स की वैल्यू आएगी जिनको मैंने उधार पर चीज़ें बेची हैं। और इसका 60%, इसका 60%, इसका 60% एक महीने में मिलेगा। मैं इसको अगली लाइन में लिख लेता हूँ। देखिए डेटर्स दो तरह के, एक 1 मंथ वाले हैं। 1 मंथ वालों के लिए क्या करना है, सेल्स इंटू 80% इंटू 60%। इसका क्या मतलब, देखो ज़रा यहाँ पे वर्किंग करता हूँ। देखो फैब के महीने में आपने 95,000 की चीज़ें बेची, फैब के महीने में आपने 95,000 की चीज़ें बेची, इसका 20% कैश सेल्स थी। इसका मतलब इसका 20% पैसा फैब में ही मिल गया, ठीक है। लेकिन
लेकिन बाकी 80% जो था वो क्रेडिट सेल्स थी। 95,000 का 20% कैश सेल्स थी, फेब में ही पैसा मिल गया, बाकी 80% क्रेडिट सेल्स थी। और उस क्रेडिट सेल्स का 60% फेब के एक महीने बाद यानी कि मार्च में रिसीव हुआ। 45,600 जो है वो मार्च में पैसा रिसीव होगा। देखिए वापस से इस वर्किंग को देख लें। पहले मैंने 95,000 का 80% दिया तो डेटर्स की वैल्यू आई कि भाई 95,000 में से कितनी क्रेडिट सेल्स थी, और उस क्रेडिट सेल्स का मैंने 60% दिया। क्रेडिट सेल्स का 60% इसलिए लिया क्योंकि जो क्रेडिट सेल्स थी उसमें से 60% वैल्यू ऐसी थी जो एक महीने बाद पैसा देने आ रही थी। ठीक है, अच्छा आगे और क्या लिखा है, 60% ऑफ द डेटर्स आर कलेक्टेड इन द फर्स्ट मंथ सब्सिक्वेंट टू सेल। 60% लोग सेल्स के एक महीने बाद पैसे देते हैं। वेयर इज द रिमेनिंग डेटर्स आर कलेक्टेड इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग सेल्स। जबकि रिमेनिंग लोग सेल्स के 2 महीने बाद पैसे देते हैं, या एक महीने अगले महीने नहीं देते, उससे अगले महीने पैसे देते हैं, सब्सिक्वेंट या सेकेंड मंथ फॉलोइंग सेल्स। तो इसका मतलब 95,000 में से 20% तो फैब में ही आ गया होगा। वो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे मार्च, अप्रैल और मई का बजट बनाना था। 95,000 के 80% के 60% की रिसीविंग यहाँ हो गई, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 मंथ्स और सेल्स इंटू 80% इंटू 40%। ठीक है, यानी कि फरवरी की जो टोटल सेल्स थी उसका 20% तो फरवरी में ही मिल गया, उसके 80% का 60% मार्च पे, और उसके 80% का 40% जो है वो अप्रैल में, यानी कि 30,400 अप्रैल में मिला। ठीक है, इसी तरह से देखें मार्च की बात करते हैं। मार्च में आपने 55,000 की चीज़ें बेची। 55,000 में से 11,000 कब मिल गया, मार्च में। फिर 55,000 के 80% से मेरी क्रेडिट सेल्स आएगी, और उसका 60% आपको अप्रैल में मिला, यानी कि एक महीने बाद। और मार्च की सेल्स के 80% के 40% वाली वैल्यू 2 महीने बाद सेल्स से यानी कि मई में मिली, यानी कि 17,600। आप देखें अगर आप इसको और इसको ऐड करेंगे ना तो 55,000 बनेगा। 17,600, 26,400 और 11,000 को ऐड करेंगे तो 55,000 बनेगा। 55,000 में से 20% पैसा उसी महीने मिल गया। 55,000 के 80% का 60% अप्रैल में मिला। 55,000 के 80% का 40% मई में मिला। ठीक है, इसी तरह से अप्रैल के 60,000 का 20% इधर मिल गया, और बाकी अप्रैल के 60,000 के 80% का 60% मई में मिला होगा, और बाकी जून में भी मिला होगा, लेकिन जून का मुझे बजट बनाना ही नहीं है तो मैं वर्किंग नहीं करता। अच्छा, ये चीज़ मिसिंग है। जनवरी का 20% जनवरी में ही मिल गया होगा, जनवरी के 80% का 60% फरवरी में मिला होगा, और जनवरी के 80% का 40% मार्च में मिला होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं। टोटल रिसिप्ट्स लिखते हैं। टोटल रिसिप्ट्स हमारे पास ये 83,800 और 68,800 और 59,400, ये मेरी टोटल रिसिप्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा टोटल रिसिप्ट्स के बाद क्या होगा, पॉइंट 3, 80% of the customers deduct income tax at 3.5% at the time of payment. 80% of the customers deduct income tax at 3.5% at the time of payment. 80% जब आप कस्टमर से 80% कस्टमर्स ऐसे हैं जब वो पेमेंट करते हैं तो 3.5% का टैक्स डिडक्ट करते हैं।
यानी कि 83,800 टोटल रिसीविंग है। इसमें अभी टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ था, इसमें से 20% लोगों ने तो टैक्स डिडक्ट नहीं किया होगा, लेकिन बाकी 80% लोगों ने 3.5% टैक्स डिडक्ट किया होगा। तो 83,800 का 80% लिया और उसका 3.5% लिया, 2346 का टैक्स मार्च में कटा होगा। अप्रैल के 68,800 में से 80% लिया और उस 80% का अगेन 3.5% लिया, यानी कि 1926 का टैक्स जो है वो अप्रैल में डिडक्ट हुआ होगा। फिर मई के 59,400 का 80% लिया और इस 80% का दोबारा से 3.5% लिया, यानी कि 1663 का टैक्स इधर डिडक्ट हुआ होगा। तो अब मेरे पास जो नेट रिसिप्ट्स आएंगी ना, नेट रिसिप्ट्स यानी कि जो मैंने पैसा रिसीव किया होगा, जाहिर है वो 83,800 नहीं किया होगा, उसमें से इतना टैक्स भी डिडक्ट हुआ होगा। मैंने नेट रिसीविंग की होगी 8.54 की 454 की, और इसी तरह से ये हर महीने की नेट रिसिप्ट्स आ गई। ठीक है, ये जो सेल्स से नेट रिसिप्ट्स आई हैं ना वो हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि हमने जो चीज़ें परचेज़ करी हैं उनकी जो पेमेंट करी होगी वो कैसे देखेंगे। देखिए, पॉइंट 5 कहता था क्रेडिटर्स आर पेड 1 month आफ्टर परचेजेस। क्रेडिटर्स आर पेड 1 month आफ्टर परचेजेस। क्रेडिटर्स को परचेज के 1 महीने बाद पेमेंट होती है। तो अब हमें पहले तो परचेजेस मालूम करनी होगी। ये मैंने जो पहली वर्किंग करी थी वो थी रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल्स की वर्किंग। ठीक है, अब मैं करता हूँ पेमेंट फॉर परचेजेस की वर्किंग। अच्छा, पहली बात यह कि परचेजेस कैसे कैलकुलेट होती हैं। परचेजेस कैलकुलेट करने का तरीका होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हैं हर महीने की, फिर हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लिखते हैं हर महीने, और फिर हम क्या करेंगे, हम उसमें से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को लेस कर देंगे। तो कहाँ आ जाएंगे, हम परचेजेस पर आ जाएंगे। तो पहला काम तो हम ये करते हैं, हम अपनी परचेजेस की कंप्यूटेशन करते हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर कैसे आएगी हर महीने की, जनवरी से चलें, फरवरी से कैलकुलेट करते हैं। देखिए, पहला वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट में लिखा हुआ था कि कैश सेल्स इज 20% ऑफ द टोटल सेल्स। ZL earns a gross profit of 25% of sales। ZL जो है वो सेल्स का 25% ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करता है, यानी कि सेल्स का 25% प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सेल्स है उसका 75% आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू होती होगी। सेल्स का अगर 25% प्रॉफिट है, सेल्स का अगर 25% प्रॉफिट है तो 75% कॉस्ट होती होगी। यानी कि फेब में आपने 95,000 की जो चीज़ें बेची उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 71,250। मार्च में जो आपने 55,000 की चीज़ें बेची उसका 75%, मार्च में जो आपने 55,000 की चीज़ें बेची उसका 75% मार्च का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज़ 41,250। अप्रैल में जो आपने 60,000 की चीज़ें बेची, इस 60,000 का 75%, 60,000 का 75% यानी कि 45,000 अप्रैल का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी तरह से मई में आपने 65,000 की चीज़ें बेची, इसका 75% मई का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए, सेल्स का 25% प्रॉफिट होता है, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25% है, यानी कि सेल्स का 25% प्रॉफिट होता है, तो 75% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता होगा। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या लिखा हुआ है, सवाल में क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि कैश सेल्स इज 20% ऑफ द टोटल सेल्स, ZL earns a gross profit of 25% of sales and uniformly maintains stock at 80%
ऑफ द प्रोजेक्टेड सेल ऑफ द फॉलोइंग मंथ, यानी कि जो वो क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करता है अगले महीने की जो सेल्स है उसके 80% का कॉस्ट 80% का स्टॉक अभी से मेंटेन कर लेता है। मिसाल के तौर पर मार्च में अगर 41,250 के कॉस्ट की चीज़ें बिकनी थी तो इसका 80% जो है उससे पिछले महीने का क्लोजिंग स्टॉक होगा। इसी तरह से अप्रैल में 45,000 की चीज़ें बिकनी हैं तो उसका 80% जो है वो मार्च का क्लोजिंग स्टॉक होगा। इसी तरह से अगर मई में 48,750 की चीज़ें बिकनी हैं तो उसका 80% अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक होगा, एंड सो ऑन। मई का क्लोजिंग स्टॉक भी देख लेते हैं। उसके लिए हमें जून की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। जून की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जून की सेल्स के 75% के बराबर होगी, और जो मई का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 56,250 का 80% होगा। ये पॉलिसी सवाल में लिखी हुई है कि अगले महीने जो चीज़ें मुझे बेचनी है उसका 80% माल मैं पहले ही ख़रीद कर क्लोजिंग स्टॉक में रख लेता हूँ। अब हर महीने का ओपनिंग भी आ सकता है। कैसे ओपनिंग? ऐसे आ सकता है कि जो आपका फैब का क्लोजिंग, मार्च का ओपनिंग, ठीक है, मार्च का क्लोजिंग, अप्रैल का ओपनिंग, अप्रैल का क्लोजिंग, मई का ओपनिंग, मई का क्लोजिंग, जून का ओपनिंग, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ठीक है। अच्छा सर, फैब का जो ओपनिंग होगा वो कैसे आएगा? उसके लिए हम जनवरी की भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं। अच्छा सॉरी, जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होगा ना। जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा? जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक होगा फैब में जो चीज़ें बिकनी है उसका 80%। जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो फैब में जो चीज़ें बिकनी है उसका 80% होगा। जनवरी का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा फैब के महीने में जो चीज़ें बिकनी हैं उसका 80% होगा, यानी कि 57,000 होगा, और ये 57,000 जो है वो फैब का ही ओपनिंग बन जाएगा। तो हमारी हर महीने की परचेजेस आ सकती हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, उससे परचेजेस आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, एंड सो ऑन। हर महीने की परचेजेस आ गई। अब बात यह है कि परचेजेस की पेमेंट कैसे होती है। पॉइंट नंबर 5 कहता है क्रेडिटर्स आर पेड 1 मंथ आफ्टर परचेजेस। क्रेडिटर्स आर पेड 1 मंथ आफ्टर परचेजेस, यानी कि क्रेडिटर्स को जो पेमेंट होती है ना वो परचेज के 1 महीने बाद होती है। तो अगर मैं पेमेंट लिखूं, अच्छा देखिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मार्च, अप्रैल और मई का बजट बनाना है, तो मैं यही देख लेता हूँ कि भाई मार्च में क्या पेमेंट होगी। जो फैब में चीज़ें ख़रीदी हैं उसकी पेमेंट होगी मार्च में 1 महीने बाद। जो मार्च में चीज़ें ख़रीदी हैं उसकी पेमेंट होगी अप्रैल में 1 महीने बाद। जो मई में चीज़ें ख़रीदी, अप्रैल में चीज़ें ख़रीदी हैं उसकी पेमेंट होगी मई में 1 महीने बाद। तो ये हमारे लिए रेलेवेंट वैल्यूज़ हैं जिसकी हमने ये पूरी वर्किंग करी है। 47,250, 44,250 और 48,000। आगे बढ़ते हैं। अब ये मशीन वाली बात है। बोलता है इन जनवरी 2012 ZL पेड ₹2 million as 25% advance against purchase of packing machinery। जनवरी के महीने में कंपनी ने 2 मिलियन रुपए एडवांस पे करे जो कि मशीन की परचेज कॉस्ट का 25% थे। तो इसका मतलब जो टोटल परचेज प्राइस होगी मशीन की वो कैसी होगी? 2 मिलियन जो है ना वो 25% है, तो आप जो है वो 25 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो टोटल वैल्यू होगी इस मशीन की वो 8 मिलियन होगी। देखिए 2 मिलियन 25% है, 8 मिलियन का 25% 2 मिलियन बनता है ना। या 2 मिलियन को आप 25 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 2 मिलियन जो है वो 25 हिस्से हैं, तो 25 से डिवाइड किया, एक हिस्से की वैल्यू आई और 100 हिस्से पे जाना है, यानी कि 25 प्राइस पे जाना है, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, 8 मिलियन रुपए की टोटल वैल्यू है। 8 मिलियन की जो टोटल वैल्यू थी, इसमें से क्या हुआ कि जनवरी में मैंने 25% पैसे पे कर दिए,
यानी कि 8 मिलियन जो टोटल अमाउंट है, इसमें से मैंने जो है वो जो पेमेंट करी वो 8 मिलियन का 25% ले लेते हैं, 2 मिलियन की पेमेंट कर दी जनवरी में। फिर बोलता है कि द मशीनरी वॉज डिलीवर्ड एंड इंस्टॉल इन फेब, मशीन डिलीवर और इंस्टॉल फरवरी में हुई, एंड वॉज टू बी ऑपरेटेड ऑन टेस्ट रन फॉर 2 months, और 2 महीने के लिए टेस्ट रन पर उसको चलाना था, फरवरी और मार्च। 50% of the purchase price was agreed to be paid in the month following installation. परचेज प्राइस का यानी कि टोटल कीमत का 50% पैसा मुझे इंस्टॉलेशन के 1 महीने बाद पे करना था, यानी कि मार्च में। तो मार्च में 50% पैसा आएगा, तो 8 मिलियन का 50% ले लिया, यानी कि 4 मिलियन रुपए जो है, 4 मिलियन का जो अमाउंट है वो मार्च में मिला होगा। एंड द रिमेनिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ टेस्ट रन। अच्छा, अब टेस्ट रन एंड कब हुआ? टेस्ट रन फरवरी में स्टार्ट हुआ। जी सर, टेस्ट रन 2 महीने का था, यानी कि फरवरी और मार्च। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हो गया कि फरवरी और मार्च में अगर टेस्ट रन हुआ और उसके बाद टेस्ट रन के फ़ौरन बाद पैसे मिले होंगे, यानी कि बाकी पैसे अप्रैल में मैंने पे किए होंगे। तो अप्रैल में मैंने 25% बकाया पे किए होंगे, यानी कि जो 8 मिलियन है इसका बाकी 25%। इस तरह से ये 100% की पेमेंट हुई है। ये एक मैंने वर्किंग आपको कर दी कि किस तरह से पेमेंट हुई है। अब हम अपने ओरिजिनल बजट को बनाने के लिए आ सकते हैं। हमने अपनी सारी रेलेवेंट वर्किंग कर ली हैं, बाकी वर्किंग्स इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। सबसे पहले रिसिप्ट्स, ठीक है ना, और कैश बजट हम बना रहे हैं। अच्छा, महीने क्या है? मार्च, अप्रैल और मई का मुझे जो है वो बजट बनाना था। ये मैंने रिसिप्ट्स लिख दी, ठीक है ना। रिसिप्ट्स में हमने सारी रिसिप्ट्स की ही वर्किंग कर ली है, हमें सेल्स से ही पैसे आ रहे हैं। बाकी किसी किस्म का इस सवाल में रिसिप्ट्स की कोई सोर्स नहीं है। तो मार्च में जो नेट रिसिप्ट्स थी वो 81454 थी, ठीक है ना। अच्छा, अप्रैल में जो नेट रिसिप्ट्स थी वो 66874 थी, और मई में जो नेट रिसिप्ट्स थी, टोटल रिसिप्ट वो 57737 थी। ये रिसिप्ट्स की वर्किंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये ऐसे ही है और इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर हम पेमेंट्स की बात करते हैं कि हमने क्या क्या पेमेंट्स करी, ठीक है ना। रिसिप्ट्स तो हैं ही एक। पेमेंट्स में आपने परचेजेस के लिए पेमेंट करी। अच्छा जी, परचेजेस के लिए क्या पेमेंट करी मैंने? परचेजेस के लिए जो मैंने पेमेंट करी वो मैंने मार्च में जो पेमेंट करी है वो है 47250। अप्रैल में जो पेमेंट करी है वो 44250 है, और मई में जो पेमेंट करी है वो 48,000 है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने जो मशीन ख़रीदी उस मशीन के लिए क्या पेमेंट करी? जनवरी में 2 मिलियन पे किए थे, जनवरी का बजट बनाना नहीं है। इसके अलावा मैंने मार्च में 4 मिलियन पे करे, ठीक है ना। अच्छा, ये सारी चीज़ें इन थाउजेंड है, तो मैं इसको भी इन थाउजेंड लिखने के लिए क्या करता हूँ, 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। इसी तरह से मैंने इसके अलावा मार्च के अलावा अप्रैल में 25% पैसा जो पे किया वो 2 मिलियन बनता है, और मई में तो मशीन का कोई पैसा पे नहीं हुआ। इसके अलावा अगर आप पॉइंट नंबर 6 देखते हो तो बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट 16% एंड 24% ऑफ द सेल्स रिस्पेक्टिवली एंड आर पेड इन द मंथ इन विच दे आर इनकर्ड। यानी कि एडमिन एक्सपेंस का खर्चा और सेलिंग एक्सपेंस का खर्चा, एडमिन एक्सपेंस का खर्चा जो है वो 16% है, और सेलिंग एक्सपेंस का जो खर्चा है वो 24% है। Administrative and selling expenses are estimated at 16% and 24% of the sales respectively. एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस जो है वो सेल्स का 16 और 24% रिस्पेक्टिवली है, एंड आर पेड इन द मंथ इन विच दे आर इनकर्ड, और उस महीने पे होगा जिस महीने वो इनकर होता। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे सेल्स का 16% और सेल्स का 24% एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस लिखना है। मार्च में क्या सेल्स है? देखिए, मार्च में 55,000 की सेल्स है। मार्च में 55,000 की सेल्स है। 55,000 की सेल्स का 16%, 55,000 की सेल्स का 16% आपका एडमिन एक्सपेंस होगा। और अगेन मार्च की जो 55,000 की सेल्स है, इसका 24% सेलिंग एक्सपेंस होगा।
इसी तरह से अप्रैल की 60,000 की टोटल सेल्स है, अप्रैल की 60,000 की टोटल सेल्स है, अप्रैल की 60,000 की टोटल सेल्स है, इसका 16% आपका एडमिन एक्सपेंस होगा। और अप्रैल की 60,000 की जो टोटल सेल्स है, अप्रैल की 60,000 की जो टोटल सेल्स है, इसका 24% आपका सेलिंग एक्सपेंस होगा। इसके बाद मई में 65,000 की सेल्स है, 65,000 की सेल्स का 16% आपका एडमिन एक्सपेंस होगा। और मई की 65,000 की जो सेल्स है, इसका 24% आपका सेलिंग एक्सपेंस होगा। तो ये आपकी सारी पेमेंट्स हैं। टोटल पेमेंट्स देख लेते हैं, टोटल पेमेंट्स कितनी आ रही हैं, टोटल पेमेंट्स कितनी आ रही हैं। मैं इसको बॉक्सेस में डाल दूं। 73,250, इसी तरह से 70,250 और 74,000, ये टोटल पेमेंट्स हैं। ठीक है, ये टोटल पेमेंट्स हो गई आपकी। अब आपके पास आ जाएंगी नेट रिसिप्ट्स स्लैश पेमेंट्स। रिसिप्ट्स लेस पेमेंट्स, रिसिप्ट्स लेस पेमेंट्स, रिसिप्ट्स लेस पेमेंट्स। ठीक है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस। सवाल में लिखा हुआ है कि यहाँ पर बिल्कुल एंड में ZL हैड कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ 100 मिलियन एज एट 29 Feb 2012। 29 Feb यानी कि 1 मार्च अगला आएगा। 100 मिलियन, 100 मिलियन, मिलियन में 6 जीरो होता है, टोटल 8 जीरो बने। ठीक है, तो इनको अगर इन थाउजेंड्स लिख रहा है तो मैं 8 नहीं बल्कि 5 जीरो टाइप करूँगा। 1 2 3 4 5, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। क्लोजिंग बैलेंस, मार्च का ओपनिंग बैलेंस 100 मिलियन, उस पर मैंने ऐड कर दिया नेट रिसिप्ट्स को, तो आ गया क्लोजिंग बैलेंस 108,204 का। मार्च का क्लोजिंग, अप्रैल का ओपनिंग, अप्रैल की नेट रिसिप्ट्स को इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट किया 104,827। जो अप्रैल का क्लोजिंग है वो मई का ओपनिंग है 104,827, और इसके बाद इसको मैंने नेट किया तो 88,564। ये तैयार हो गया आपका कैश बजट। काइंडली इस सवाल को बहुत अच्छे से देखिएगा, एक अच्छा प्रैक्टिस का क्वेश्चन है जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर होंगे। और इस बात की ज़रूरत है कि आप इस सवाल को बड़े अच्छे से देखें। और अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं तो ये शीट भी एक्सेल की आप मुझसे ले सकते हैं, साथ में कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इसको आप जो है वो आराम से अपने पास कॉपी करें। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर देता हूँ जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है उनके लिए। ठीक है जी, तो काइंडली इस सवाल को अच्छे से अपनी प्रैक्टिस के लिए ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।